दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं दक्षता ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हमने लास्ट सेशन पे कुछ काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए थे और उसके बिहाफ पे जितने क्वेश्चंस वगैरह थे उसको भी हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ, और वो है आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए, आवेशों का वितरण, नाम से लग रहा है वितरण शब्द का मतलब क्या होता है। वितरण शब्द का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी जगह पर, वितरण का शाब्दिक अर्थ यही होता है बांटना, ठीक है। अगर मान लीजिए आवेश किसी जगह पे बटा हुआ हो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो आवेशों का, वहां पे आवेशों का वितरण है। अब ये सतत वितरण का मतलब क्या है। सतत का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि कोई जगह छूटी रह जाए और कहीं पे आवेश वितरित हो जाए, कोई जगह छोटी रह जाए, उसे बोलेंगे असतत। लेकिन ऐसा नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल एक समान रूप से आवेश फैला होगा, जिस भी जगह में हम आवेश देंगे वहां पे एक समान रूप से वितरित करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, ठीक। ये होता है सतत का मतलब, ठीक। खैर, अब देखिए, आवेशों के सतत वितरण को अगर आपको पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, अलग से जल्दी कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, इसका यूज होगा छोटे छोटे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल वगैरह में, ठीक है। तो काफी एकदम बारीक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको आवेशों के वितरण को हम लोग तीन तरह से या तीन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं वैसे तो डायमेंशंस n हो सकती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, है ना। डायमेंशन तो n हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अभी तक बात किसके बारे में करते हैं, ज्यादातर हम लोग केवल 3 डायमेंशन तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंटर में, ठीक है। इंटरमीडिएट तक हम लोग केवल 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम आवेश को, हो सकता है हम किसी एक 1 डायमेंशन के अलॉन्ग वितरित करें, 1 डायमेंशन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब 1 डायमेंशन का मतलब क्या है। सपोज करिए कोई भी एक वायर ले लीजिए, सपोज करिए वायर है, ठीक है। तो आप इस वायर को देखिएगा, इस वायर में क्या है, केवल लंबाई ही तो है। हाँ, आप कहेंगे थोड़ी बहुत मोटाई है, ठीक है, लेकिन लंबाई की तुलना में वो मोटाई काफी कम है। इसलिए हम क्या, उसको 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी एक विमीय वस्तु है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 सब हेडिंग पढ़ेंगे इसमें। पहला, अगर आवेश को हम लोग 1D में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी एक विमीय वस्तु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरित करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। उसके लिए हम लोग रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे। अगर हम लोग किसी आवेश को किसी सरफेस, किसी पृष्ठ पर वितरित करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या पढ़ेंगे, हम लोग उसके लिए सेकंड सब हेडिंग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। और तीसरा, अगर मान लीजिए आपने आवेश को किसी एक पूरे आयतन में वितरित कर रखा, मान लीजिए कमरा है, इस पूरे कमरे में हमने क्या किया, आवेशों को वितरित किया हुआ है, ठीक है। तो अब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको एक और टर्म से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, वो है आयतनीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो इसके अंदर जो 3 सब हेडिंग है, मैं शुरुआत करता हूं। पहले हम लोग लिखेंगे रेखीय आवेश। अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व, इसका जरा सा इंग्लिश में भी आप लोग समझते चलिए, ठीक है, आगे थोड़ा हेल्प मिलेगी इससे। इसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके। अब देखिए, इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की dl लंबाई में, dl एक बहुत ही सूक्ष्म सी लंबाई है, ठीक है। देखिए, d का मतलब ये वही अवकलन वाला, हमेशा d का मतलब केवल कोई, अगर जैसे d के साथ अल लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे हम डिफरेंशिएशन ही करने जा रहे हैं इमीडिएटली, है ना। ऐसा कोई वो नहीं होता कि हम डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन ही, यानी अवकलन ही करने जा रहे हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, यानी बहुत ही सूक्ष्म राशियों को प्रदर्शित करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एल मतलब लेंथ। तो अगर सपोज करिए इस मार्कर है, ये पेन है, इसके डीएल लेंथ पे कितना आवेश है, कितना चार्ज है, डीक्यू चार्ज है, ठीक है। तो डीक्यू अपॉन डीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भैया लैम्डा, ठीक है। अब यहां से जरा आ जाइए, एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, ठीक। अब इसी को देखिए हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू डीएल, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहां से जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू एल, और यहां से फाइनल एक और रिजल्ट निकल के आएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। देखिए, डीक्यू का मतलब थोड़ा सा चार्ज, और डीएल मतलब थोड़ी सी लंबाई। इस थोड़ी सी लंबाई पर, इस डीएल लंबाई पर डीक्यू चार्ज था, और इनके रेशियो को भी हम लैम्डा बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैम्डा क्या है, ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज अपॉन में ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। यहां से देखिए डी रिमूव हो गया, ठीक है।
क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी छोटी सी चीज के बारे में, किसी भी क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आप उसके एक छोटे से भाग से वाकिफ हैं, आपको पूरा एक एक्सटेंड चाहिए उसका, ठीक है, कि पूरा एक्सट्रीम में कितना होगा, तो आपको करना क्या होता है, आपको केवल उसको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये तो यूज है, ये डेफिनेशंस और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको जरा सा आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए अब इसकी मात्रक और विमा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मात्रक और विमा, सबसे पहले मात्रक, क्यू का मान क्या होता है, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो सी लिख दिया, अपॉन में लेंथ की मीटर, तो कूलाम अपॉन मीटर, ठीक है, ये हो गया मात्रक। अब बात करते हैं हम लोग विमा की। विमा कितनी हो जाएगी भाई, आवेश की विमा कितनी है 80 और अपॉन में L, टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ATL-2, ठीक, ओके। चलिए मात्रक विमा, और कैसी राशि होगी ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि नहीं होगी, ये अदिश होगी, बिल्कुल, क्योंकि अदिश के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आवेश भी अदिश है और यहाँ ये सिंपली लंबाई है, लंबाई भी अदिश, ठीक है। तो अदिश बटे अदिश, अदिश ही तो आएगा, तो लैम्डा भी अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, देख लीजिएगा उसको। और हाँ, अगर आप इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो आप क्या बोलेंगे जब आवेश किसी एक विमीय वस्तु पर, जब आवेश किसी एक विमीय वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है, आवेश संपूर्ण आवेश की मात्रा तथा वस्तु की कुल लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जब आवेश किसी एक विमीय वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है, तब वस्तु की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। सपोज करिए अगर आपने यहाँ पे L = 1 कर देते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, Q बटे 1, मतलब Q दैट इज Q, सिंपल। इसका मतलब अगर हम L बराबर 1 कर दे तो जो Q का मान होगा वही लैम्डा बन जाएगा। इसका मतलब देखिए ऐसे ही परिभाषा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग चलाइए और रटने से बचिए। क्या बोलेंगे, अगर आवेश किसी एक समान रूप से किसी एक विमीय वस्तु, सपोज करिए वायर का, जैसे मैं आप एग्जाम्पल दे चुका हूं आपको, ठीक है, आप किसी वायर की बात करते हैं, तो जब आवेश किसी एक विमीय वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है, तब उस वस्तु की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, L बराबर 1 कर दिया ना, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ओके, अगला टॉपिक पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर आवेश किसी एक पृष्ठ पर वितरित हो, मतलब पृष्ठ मतलब उसके पास एरिया होगा, एरिया मतलब 2D ऑब्जेक्ट होगा। सपोज मैंने क्या किया, इस डेस्टर के अपर सरफेस पे क्या किया, मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब इसके पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब हमको पृष्ठ आवेश घनत्व देखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लेंथ एलिमेंट लिया था dl, वैसे यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले लेंगे ds, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया, ds ले लीजिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप da भी ले सकते हैं, A फॉर एरिया, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा एक पीस ले लूंगा, इस एरिया का एक छोटा सा अमाउंट ले लूंगा और ये देखूंगा कि उस ds एरिया पर कितना चार्ज है, ठीक है। सपोज करिए किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया ds, टोटल चार्ज कितना है, dq है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, चलिए पहले तो इसको इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में, एक डेफिनेशन आप यहां से भी दे सकते हैं, ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, dq इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सुना ही होगा आपने, सिग्मा इंटू ये बन जाएगा ds, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दिस इज द कांस्टेंट, ये बाहर निकल आएगा और क्या बन जाएगा, q इक्वल सिग्मा इंटू s। यहाँ कुछ लोग a भी लिखते हैं, a फॉर एरिया एंड s फॉर सरफेस एरिया, दोनों है एक ही चीज, नोटेशन का फर्क है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन में s, ठीक है। ये आपका हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आइए मात्रक वगैरह की बातें करें। मात्रक क्या होगा भाई, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, क्यू का मात्रक, क्यू की यूनिट कूलाम, सरफेस एरिया क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग विमा की। विमा कैसे निकलेगी भाई, आवेश की विमा क्यूटी, ठीक है, ये 11th क्लास की चीज है, अपॉन में सरफेस एरिया की डायमेंशन कितनी होगी, सरफेस एरिया की डायमेंशन होगी L स्क्वायर, ये कितना रिजल्ट करेगा फाइनली, ATL
L माइनस 2, ठीक है, ये आपकी यूनिट हो, ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। और ये सदिश या अदिश राशि हम लोग कैसे बताते हैं, सदिश या अदिश, केवल फॉर्मूला देख के, इसीलिए बोलता हूं फॉर्मूला को दिमाग में रखिए। फॉर्मूले जो होते हैं इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले, ये डेफिनेशन तक को बता देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए ये सदिश है या अदिश, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले को गौर से देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो सिग्मा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पे और एस पे। क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज क्या है, अब मतलब चार्ज कहें या हिंदी में आवेश कहें, आवेश क्या है, अदिश राशि है, बिल्कुल सही। और ये अपॉन में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है, जी हाँ सदिश राशि है, ठीक है। अभी तक नहीं जाने हैं तो अब जान लीजिए, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। आगे जस्ट अगले टॉपिक में हम इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए इसको समझिएगा। तो अदिश बटे सदिश, ये आवेश अदिश है ना, लेकिन ये तो सदिश है, अदिश बटे सदिश, सदिश आएगा, तो ये क्या होगा, एक सदिश राशि होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, क्या है, आयतन आवेश घनत्व, है ना भैया, आयतन आवेश घनत्व। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जैसे रेखीय आवेश घनत्व को लीनियर चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बन जाएगा, सिंपल है ना। ओके, ये देखिए वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आयतन का मतलब होता है, अगर हम आवेश को सपोज करिए हमने पूरे कमरे में वितरित कर दिया है, कमरा 3D है, 3D है, इसमें देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, LBH तीनों है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3D है तो उसके पास वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होगा इसका। अगर आवेश को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बस हमको ये देखना है, जैसे हमने 1D ऑब्जेक्ट के लिए, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमने लेंथ एलिमेंट लिया था, 2D ऑब्जेक्ट के लिए हमने सरफेस एरिया एलिमेंट कहें या एरिया एलिमेंट कहें वो लिया था, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही 3D डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या लेंगे, एरिया एलिमेंट नहीं, सीधा हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। और जैसे एरिया एलिमेंट को हमने ds से लिखा था और लेंथ एलिमेंट को dl से लिखा था, उसको हम लोग dv से। सपोज करिए अगर dv वॉल्यूम, dv मतलब एक वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम, ठीक है। अगर dv वॉल्यूम में dq चार्जेस हो, भाई अगर एरिया, अगर वॉल्यूम हमने थोड़ा सा जगह ली है, थोड़ी सी जगह ली है, तो उसमें थोड़ा ही सा तो आवेश आएगा ना। तो dv, d मतलब बता रहा है ये स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल वॉल्यूम। और ऊपर क्या लिखा है, dq, dq मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो dq अपॉन dv इज इक्वल टू कितना होगा, रो के बराबर होगा। ये पहली डेफिनेशन बन गई। दूसरी डेफिनेशन हम वैसे ही बनाएंगे सिमिलर वे में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू, इसका से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू रो इंटू dv, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करिए, ठीक। देखिए भाई ये तो कांस्टेंट है, रो इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने पे केवल q बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे रो बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे v बनेगा, ठीक है। और देखिए यहां से हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि रो की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, रो की वैल्यू निकालनी होगी तो q अपॉन v कर देंगे, तो रो इज इक्वल टू q अपॉन में v। ओके, अब आइए मात्रक देखते हैं इसका, ठीक है। इसका हम मात्रक देखते हैं, मात्रक कैसे निकलेगा भाई, इसका इस फॉर्मूले को देखिए, Q का मात्रक क्या होता है, Q क्या है, आवेश, इसका मात्रक कूलाम, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो ये कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आइए विमा निकालते हैं इसकी। विमा के लिए भी कुछ करना नहीं है, केवल फॉर्मूला देखिए, आवेश की विमा को ऊपर लिखिए, क्योंकि आवेश ऊपर लिखा है ना, आवेश की विमा को ऊपर लिखिए AT, ठीक, अपॉन में आयतन की विमा, आयतन की विमा कितनी है, L क्यूब। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो टोटल डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ATL रेज़ टू द पावर -3। सिंपल, देखा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। और यहां अगर बात करते हैं हम लोग इसकी, इसमें क्या है, देखिए सदिश या अदिश राशि जानने के लिए ये देखिए कि रो की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। रो की वैल्यू केवल दो चीज पे डिपेंड कर रही है, Q पे और V पे। Q क्या है, चार्ज है, आवेश है, आवेश अदिश राशि होती है। और ये अपॉन में क्या लिखा है, बटे में क्या लिखा है, आयतन, आयतन भी अदिश राशि होती है, अदिश बटे अदिश, तो सदिश तो आने से रहा, ठीक है। क्या होगा, ये भी अदिश राशि होगी, यानी लैम्डा अदिश है, तो अदिश है, लेकिन सिग्मा सदिश है, ठीक है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ S।
मतलब एरिया की वजह से, ठीक है। ओके, चलिए आप हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। और जो मैंने आपसे बोला था कि क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, इसको दिमाग में फिट कर आपको। अब जो मैं पहले बोला था वो एक्चुअली मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था, इसमें आपको पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, इसकी जो अब सदिश राशि है तो दिशा तो होगी, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा जो होती है वो बाहर की ओर, पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसकी अपर सरफेस, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये अपर फेस, अगर आप केवल इतने हिस्से को लें एज अ सरफेस, ठीक है, तो आप करना क्या है, अगर आपको ये जानना हो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है ना, तो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करिए, इसको देखिए और इस पर बाहर की ओर, इसके अंदर वाला पोर्शन तो इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नॉर्मल, ऐसा लंब खींचिए बाहर की ओर डायरेक्टेड हो, मतलब ये नीचे से निकल के ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये पॉइंट देखिएगा, पेन का पॉइंट ऊपर ऐसे होगा, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, ठीक है, ये होगा इसका वेक्टर की डायरेक्शन। तो बस यही है कि क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होती है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, अब ये एलिमेंट लिया है तो इस एलिमेंट का एरिया तो होगा ही, ठीक है, हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा एरिया लिया, इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर, सॉरी, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल अपवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल के अलोंग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, आउटवर्ड बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं ds कैप, बिकॉज क्योंकि ये कैप का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, ये वही चीज देखिए यहाँ यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इस पूरे टोटल एरिया को, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया एलिमेंट, और इस अब ये ds है, वेक्टर है, तो हम इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तो वेक्टर ds इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ds इंटू ds कैप। आप ये कहां से लिखा, ये कहां से लिखा मैंने, ये जानने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो a, किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम उसके मॉड, मॉडुलस और उसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर a इज इक्वल टू a इंटू a कैप, जहाँ a क्या है, वेक्टर a का मॉडुलस है, और a कैप क्या है, वेक्टर a के अलोंग यूनिट वेक्टर। चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए आपको इतना तो पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक लाइन, ठीक है, एक एरो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एरो का जो हेड होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम खींच के आप उसको उसके माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये जान लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कहते हैं मान लीजिए अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इधर से इस वॉल से इस वॉल की ओर है, यानी ऐसे है, ठीक है, हमने क्या किया, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने मान लीजिए अपनी हाथ की हथेली रख दी, तो क्या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यानी वैद्युत बल रेखाएं जो है वो आ रही होगी, तो मेरे हाथ को क्रॉस करके उस साइड से निकल भी जाएगी, बिल्कुल। अब हमको ये देखना है कि इस तल से, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस करके गई हैं, ठीक है। तो यानी हम परिभाषा में क्या बोल सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ओके, और वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल से। अगर परिचित ना हो तो हो जाइए, ये इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझिएगा, ये एक प्लेन है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस तरह से क्रॉस कर रही है इसको। अब देखिए इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो भी ऐसे है, ये सरफेस ऐसे रखा है एक्चुअली, ठीक है, ये सरफेस जो है वो ऐसे रखा है। अब इसका नॉर्मल भी बिल्कुल ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी ऊपर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पे इस प्लेन के नॉर्मल जो कि ये मार्कर की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन में बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 0 है, तो इस केस में फाई बराबर कितना होगा, फाई इंटू ए, जहां ए क्या है इसका टोटल एरिया, ठीक। मान लीजिए थोड़ा सा हमने तिरछा कर दिया प्लेन को, इसका नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, इसके ऊपर मैं एरो बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये है आपके नॉर्मल की डायरेक्शन, इसको हम ds कैप बोल रहे हैं। अभी मैंने बताया था किसी भी क्षेत्रफल सदिश की अगर हम लोग जो दिशा होती है वो हम लोग एकांक सदिश से देखते हैं और वो एकांक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही है उसको देखेंगे। अब देखिए
पहले वाले फिगर में और ये फिगर 1 है और ये आपका फिगर 2 है, फिगर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, अंतर केवल इतना हो गया है कि पहले मान लीजिए, देखिए पहले इसमें ये सरफेस था, इसका नॉर्मल ऐसे था, इसके अलॉन्ग है, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो भी बिल्कुल सीधे सीधे पास हो रही हैं ऐसे। तो देखिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बीच का एंगल कितना है, 0 है, इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए नॉर्मल ऐसे है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे क्रॉस कर रही, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज और ये रहा नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है, यही मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जब इसके साथ ये थीटा बना रहा है तो ये इसके साथ भी थीटा बनाएगा, इसके साथ भी थीटा ही एंगल बनाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा जो टोटल फ्लक्स है I ऑफ E डॉट ए, देखिए एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, फाई बराबर कैसे मिलता है, फाई बराबर E इंटू ए होता है, ठीक। फाई बराबर कितना होता है, E इंटू। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं, फिगर 1 और फिगर 2। इन दोनों में बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे बल रेखाएं जो है वो बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पृष्ठ के लंब के साथ वैद्युत बल रेखाओं का कोण 0 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे फाई बराबर E आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमने मान लिया है कि किसी कोण थीटा से क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा मामला है, मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ पर खींचा गया लंब है, ठीक है। तो यहाँ बल रेखाएं जो है वो ऐसे थीटा कोण से झुकी हुई हैं, ठीक है। अगर सपोज करिए ये बल रेखाएं थीटा कोण से झुकी ना होकर बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाएंगी, तो ये बल रेखाएं भी पृष्ठ पर लंबवत हैं और लंब तो लंबवत होता ही होता है। तो जब दोनों ही पृष्ठ पर लंबवत हो जाएंगे, सपोज करिए बल रेखा है तो और ये बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाएगी, तो थीटा बराबर 0 नहीं हो जाएगा। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो ये वाला केस बन जाएगा, और आप इसके फॉर्मूले को यहाँ से देख भी सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे फाई वैद्युत फ्लक्स का मान चाहिए तो आपको वैसे जो रियल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E डॉट ए, आपको E डॉट ए करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको A डॉट बी आप जानते हैं, अपने 11वीं क्लास में पढ़ा रखा है कि जब हम लोग 2 वेक्टर्स का डॉट करते हैं, A डॉट बी करते हैं, तो भैया कितना आता है, AB cos थीटा। तो यहाँ पे E डॉट ए का आ जाएगा EA cos थीटा, और यहाँ पे जब कोण थीटा बन रहा होगा तब तो थीटा रहेगा, लेकिन इस वाले केस में ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा रिड्यूस होके 0 हो गया। तो जब यहाँ पे आप इसी में 0 रख दीजिए, कितना आएगा, cos 0, EA cos 0, cos 0 होता है 1, मतलब E इंटू ए इंटू 1 दैट इज EA, ये चीज वापस लौट आएगी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। इस पे पहले तो स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि अभी भी इस चैप्टर में, अभी ये लास्ट के जो टॉपिक बचे हैं 2-4, ठीक है, तो इसमें से भी ये सारे टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉस की प्रमेय और उसके उपयोग किसी साल में आए ना हो ऐसा कोई साल नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको इसे पढ़ना ही है और इसको अप्लाई भी करना है। डायरेक्ट वे का मतलब ये कहने का है मेरे कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, उसे प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, तो ये तो डायरेक्ट वे हो गया कि भाई आपसे सीधे सीधे बोल दिया आपको इतना करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे जहां पे जिस डेरिवेशन में हम गॉस की प्रमेय का यूज कर रहे हैं ना, वो डेरिवेशन पूछ लेता है, तो आपको वो डेरिवेशन करना है तो गॉस की प्रमेय लगानी पड़ेगी। बात तो वही आ गई, जब तक आप गॉस की प्रमेय जानेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, ठीक है। और वो जो डेरिवेशन जिसमें हम लोग गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे वो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। खैर, तो पहले हम लोग गॉस की प्रमेय क्या होती है समझेंगे। गॉस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। खैर, उनके नाम से मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि इसीलिए उनका पूरा नाम आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल चीज बताई, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट कहना से उससे ज्यादा बेटर होगा क्लोज्ड सरफेस कहना, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब होता है कोई भी हिस्सा ओपन ना हो। क्लोज सरफेस में क्या आ सकती है, सपोज करिए बॉल, ठीक है, कोई सी भी बॉल ले लीजिए जो अंदर से थोड़ा सा जिसमें स्पेस हो, प्लास्टिक की बॉल ले सकते हैं आप, ठीक है, कॉस्को की ले सकते हैं, कोई भी क्रिकेट वाली बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, अंदर का हिस्सा तो खाली होता है, उसमें हवा भरी होती है ना फुटबॉल में, तो कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए। अगर ये सब क्या है भैया, क्लोज्ड सरफेस है। अगर मान लीजिए फुटबॉल थोड़ी सी फट गई, उसमें थोड़ा सा होल हो गया, ठीक है, तो वो सरफेस वहां से ओपन हो गया, ठीक है, वो क्लोज नहीं रहा। तो आप समझ गए होंगे क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, तो गॉस जो थे उन्होंने कहा कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा कोई आवेश घेरा गया है, ठीक है, अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा कोई आवेश घेरा गया है, तो उस बंद पृष्ठ से, उस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, वो हमेशा पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो, ठीक है। और
इसको एक बार फिर समझिएगा, देखिए इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला याद रखिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप इसमें इस फॉर्मूले को देखिए, आप यहीं से बता सकते हैं। आप इसको देख के बोलेंगे कि भाई फाई क्या है, फ्लक्स है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और क्यों क्या है, उस पृष्ठ के द्वारा घेरा गया कुल आवेश। अपॉन में आप सारे नॉट से तो परिचित होंगे ही, ठीक है, जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो है उसका मान, गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पे मैंने एक शब्द यूज किया, कुल आवेश। कुल का मतलब क्या है, कोई जरूरी थोड़ी ना एक सिंगल चार्ज हो सकता है 10-12 आवेश हो। कोई एक बड़ी सी फुटबॉल है, फुटबॉल जो हम लोग खेलते हैं वही ले लीजिए, ठीक है, उस फुटबॉल के अंदर 10 आवेश रखे हैं, पहला Q1 Q2 Q3 अलग अलग जगह पे रखे हैं, लेकिन सब हैं तो फुटबॉल के अंदर ना। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अगर उससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो Q1 Q2 Q3 सबको जोड़ डालिए आराम से और एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गॉस के प्रमेय। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर E इंटू ए, ठीक है, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया, यहां मैं E लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम किसी एक छोटे से एरिया एलिमेंट से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाले तो D ऑफ फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA या E डॉट DS, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, मैं DA लिख लेता हूं यहाँ पे। हमको कुल फ्लक्स निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन, यहाँ मैं देखिए यहाँ मैंने वेक्टर लगा दिया था, ठीक है, तो वेक्टर नहीं होता है, गलती से लग गया था। वेक्टर इसलिए भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आइए देख लेते हैं, है ना। अब जो गलती हो गई इसको देख लीजिए, समझ लेंगे, ठीक है, आगे कभी ऐसा भूल से मत करिएगा। E डॉट A है, दो वेक्टर का जब डॉट करते हैं, जब सदिश अदिश गुणनफल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो आता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, तो ये स्केलर ही होगा, इसलिए, ठीक है। और मैं कह रहा था, मजेदार बात तो ये, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस ने कहा कि अगर पृष्ठ के अंदर आवेश पूरा पृष्ठ के अंदर घेरा गया है, पृष्ठ के अंदर बंद हो गया है आवेश, अब उससे होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान इतना होगा, चाहे पृष्ठ जैसी भी हो, तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी पृष्ठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स इतना ही होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी ना हमारे लिए कि हमको इसके लेके परेशान नहीं होना पड़ेगा कि उसकी सरफेस क्या है। जबकि अगर आप इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो पृष्ठ के जो इर्रेगुलरिटीज हैं उस पर हमको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ वो पृष्ठ इर्रेगुलर है, तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करने पड़ेगा, वो हमें डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम लोग गॉस की प्रमेय का ये जो फॉर्मूला दिखाया है ना, इसको प्रूव करेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।